नेक्स्ट मुझे बताइए, इसमें क्लियर नहीं होगा आई थिंक। आपका खाना आपके माउथ से आपने निगल तो लिया था, अब वो निगला था, वो खाना रहा क्या, वो क्या कहलाएगा? थाली में जो था वो तो खाना था, लेकिन जब आपने उसको निगल लिया तो वो किस फॉर्म में कहलाएगा बताइए? उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप बोलस, बोलस कहेंगे। क्या कह रहे हैं? लार में, श्लेष्म, वो लार में नहीं, वो आपकी फूड पाइप में आएगा, अभी आगे बताएंगे, म्यूकस बोलते हैं आप इसको। सुनिए मैंने क्या कहा, हमने कहा कि जब आपने खाने को अच्छे से चबाया, उसमें लार मिक्स हुई, और आपने जब उसको निगला ना, तो वो खाना नहीं रहा, वो क्या कहलाएगा? वो बोलस कहलाएगा। और अब वो बोलस जो है आगे कहाँ एंटर करेगा? आपके माउथ में, आपके गले में। गले में दूसरा पार्ट क्या लिखा था आपने? फेरिक्स। अब जो वो बोलस है वो एंटर करेगा फेरिक्स में, और हिंदी में इसको फेरिक्स के अलावा और क्या कहते हैं आप बताइए? ग्रसनी के नाम से भी जानते हैं। फेरिक्स या फिर और क्या बोलते हैं आप इसे? ग्रसनी कहते हैं। अब इस ग्रसनी से एक दो जो क्वेश्चन बनते हैं वो समझ लेते हैं। माउथ के बारे में तो आपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, टीथ और लार वगैरह के बारे में, लेकिन अब खाना जब आपने निगला तो वो खाना नहीं, वो बोलस कहलाता है। पहली बात तो हमारा खाना बोलस में बदल गया है, और वो जो बोलस है वो फेरिक्स में जाएगा, और फेरिक्स से होते हुए फिर कहाँ जाएगा? आपका फूड पाइप में। टाइलिन, हाँ, लार में पाया जाता है, एंजाइम है। हाँ जी, ये अमाइलेज जो होता है ना, जैसे अमाइलेज है वैसे ही इसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। आपके बताइए, सबसे ऊपर की तरफ आपके फेस पे क्या होता है? नोज। और नीचे की तरफ फेस पे क्या होता है? माउथ। आपके गले में कितनी पाइप होती है? दो। जब आप नाक से सांस लेते हैं तो वायु इस रास्ते से होते हुए जाती है, तो ये इधर वाली जो पाइप है ये आपकी क्या कहलाती है बताइए? विंड पाइप कहलाती है। विंड पाइप, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? श्वास नली। श्वास नली कहते हैं। तो आप बताइए, क्या आप में से किसी को पता है क्या विंड पाइप का एक और भी नाम है? क्या नाम होता है बताइए? हाँ जी, इसको और क्या कहते हैं? ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ट्रैकिया, सुना है ऐसा नाम आपने पहले? ट्रैकिया की लंबाई क्या होती है? जो आपकी श्वास नली, उसकी लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। देखिए, इस तरीके की आपने देखी होगी, ऐसे कोई पाइप होती है और उसके बाहर इस तरीके से ना सी शेप के ऐसे कार्टिलेज लगे रहते हैं ऐसे। आगे जो फ्रंट वाली साइड होती है ना, आगे की तरफ, वो आपकी श्वास नली होती है, और जो फुड पाइप होती है वो अंदर की तरफ, पीछे की तरफ होती है। ये आपके आगे की तरफ श्वास नली, और पीछे की तरफ आपकी ये वाली पाइप कौन सी होती है बताइए? दिस इज नोन एज फूड पाइप। इसको हम, हाँ जी, क्या पीछे की तरफ? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी। वो एडम्स एप्पल बोल रहे हो जिसे आप, वॉइस बॉक्स? हाँ हाँ, देखो आप बैठो एक बार, आप देख, जब आप सांस लेते हैं ना तो आप यहाँ पे टच करके देखो, ज्यादा जोर से मत दबाना, है ना? थोड़ा टच कर, आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजेस फील हो रही है ऐसे? किसे? ये जो बल लिखा हुआ है ये, वो वॉइस बॉक्स होता है, वो तो भी आएंगे, अभी आएंगे, पहले उस पे आएंगे। आपको वीडियो के जरिए भी दिखा देंगे सारी बातें। ठीक है, अभी मैंने देख लिया, हाँ अभी दिखाएंगे वो। मैंने अभी, टाइम ब्रेक था ना, आप ब्रेक में खाने पर टूट पड़े थे, लेकिन उस ब्रेक में मैंने यही वीडियो देखी कि वो कौन सी थी जो फोन में मैंने सर्च की, तो अभी मैं बताएंगे आपको। ठीक है, आप औरों के बारे में सोचो, अपना अपना देखो अब। और मुझे ये बताइए, ये इन्होंने पूछा कि ये क्या होती हैं? इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज सी शेप्ड। सी शेप्ड क्या बोलते हैं आप इसे? कार्टिलेजेस बोलते हैं। आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, जैसे बोन्स वाला पढ़ोगे, बोन्स को तो हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि, हड्डियां जो होती हैं। ये कार्टिलेजेस क्या होती है? बोन्स से थोड़ी सी क्या होती है? सॉफ्ट होती हैं। इसको हम कहते हैं उपास्थि। आवाज आ रही है भाई आपकी? दोबारा सुनिए, जो बात हम करें, हमने कहा कि खाने को जब हमने निगला तो वो बोलस कहलाया, और जब वो गले में जाएगा तो गले में एक छोटा सा पार्ट है जिसको फेरिक्स कहते हैं, ग्रसनी। इस ग्रसनी से होता है, ये एक कॉमन सा एरिया है, ये दिख रहा है आपको? एक कॉमन सा एरिया है ये वाला एरिया। कई बार आप सांस लेते हैं तो इधर की बजाय इस तरफ भी आ सकती है वायु, आप खाना खाते पानी पीते इधर की बजाय इस तरफ भी चला जाता है ना? तो वो बेसिकली इस कॉमन से एरिया को बोलते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कॉमन एरिया को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये आएगा कि फेरिक्स में, ग्रसनी में एक वोल्व पाई जाती है, उस वोल्व का नाम क्या है? वोल्व पाइप कितनी है? दो। वोल्व कितनी होगी? सिर्फ एक ही वोल्व होती है, और वो जो वोल्व है, ये मान लीजिए ये वोल्व है यहाँ पर, तो ये वोल्व एक पाइप के ऊपर होती है। अब हाँ जी, इसका नाम एपिग्लोटिस है। अब सीधी सी बात है, सांस तो अभी आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, सांस तो ले ही रहे हैं लगातार, तो उस टाइम पे वोल्व आपकी इस तरफ होगी, और आप वायु आपकी जो है सांस नली से होते हुए जाती रहेगी।
लेकिन जिस टाइम पे आप पानी, आपको मान लीजिए अभी प्यास लगी, आपने बोतल खोली, आप पानी पीने लगे, जैसे ही पानी पीने लगे तो ये वोल इधर होकर पानी इस तरफ से जाएगा। जिस टाइम पे पानी जा रहा है ना, उस टाइम पे आप सांस नहीं ले पाएंगे। एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप सांस ले लें या आप खाना या पानी, है ना। मुंह में जब तक खाना चबा रहे हैं तब तक तो सांस ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब आप उसको निगलते हैं ना, तो उस टाइम पे वोल सरक कर इधर हो जाती है, खाना इधर से निकल जाता है, और फिर जैसे ही खाना नीचे जाता है वैसे ही वोल वापस से इधर आ जाती है, क्योंकि सांस तो आप लगातार लेते रहते हैं। ऐसा होता है, एक बार मान लीजिए आपके पास 2 लीटर वाली बड़ी बोतल है, आपको बोला पानी पीते रहो, रुकना नहीं है, एक सांस में पीते रहो, तो आप पीते रहोगे, लेकिन एक टाइम तक कंट्रोल कर पाओगे आप। लेकिन जब आपको लगेगा कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप पहले बोतल हटाओगे, पहले आप सांस लोगे, उसके बाद फिर से आप पानी पीना शुरू करोगे। उसका रीजन ये है कि जब आप पानी पी रहे हैं तो ये वोल इधर है, तो उस टाइम पे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्लियर हो गया आपको बातें? तो पाइप कितनी है? 2। वोल्व कितनी है? सिर्फ एक। तो एक टाइम पे एक वाली पाइप जो है वो खुली होगी, एक टाइम पे एक खुली होगी, दूसरी बंद होगी, दूसरी खुली होगी, इधर वाली बंद होगी। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन आता है कि इस वोल का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एपीग्लोटिस वोल्व। हिंदी में भी इसको किस नाम से जानते हैं? एपीग्लोटिस। तो ये वोल्व होती है जो हमारी दोनों पाइप को क्या करती है, देखती है कि यहाँ पे किसी तरह का कोई ब्लॉकेज ना हो। जैसे कि आपने ट्रैफिक पुलिस होता है ना, ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? चालान काटना। ट्रैफिक पुलिस का मेन काम क्या होता है? जहां पर भी है, जिस भी चौराहे पर या जिस भी मोड़ पर है, वहां पर ट्रैफिक ना लगने देना, ये मेन काम है। इधर वाली गाड़ियों को रोक देता है, इधर वाले को जाने देता है, इधर वाले को रोकता है, इधर वाले को जाने देता है, ऐसा ही वो करता है ताकि वहां पर ट्रैफिक ना लगे। वही सेम काम कुछ कुछ इसका है। हरियाणा के किसी एग्जाम में 2-3 बार ये क्वेश्चन आया कि हमारी बॉडी में ट्रैफिक पुलिस की उपाधि किसको दी गई है, तो उसका आंसर एपिग्लोटिस वोल्व था। इसको ट्रैफिक पुलिस की भी उपाधि दी जाती है। ऐसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि जिस टाइम पे आप पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस टाइम पे आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। जब उसको जाने दे रहे हैं तो इसको कंट्रोल करते हैं। एक टाइम पे एक ही पाइप से जो है आपका काम होगा। तो यहाँ पर इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी में ट्रैफिक पुलिस की उपाधि भी इसको जो है वो दी जाती है। ठीक है। अब एक और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपको ये क्यों कहा जाता है कि खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए? खाना खा रहे हो तो बोलो मत, तो ऐसा क्यों? श्वास नली में खाना चल जाएगा, ऐसा क्यों? जब बोलते हो तो फिर क्या होता है उससे? सांस। हाँ। अच्छा। जब आप आवाज बोलते हैं तो वॉइस निकलती है, तो उस टाइम पे कौन सी वाली पाइप को ओपन होना जरूरी है? जरूरी है उसका ओपन होना। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें क्या लगी होती है? जैसे कि मान लीजिए इसी विंड पाइप है ना, इसमें ही क्या बनी होती है, यहाँ पर ही ऊपर की तरफ एक पार्ट बना होता है जिसको आप किस नाम से जानते हैं? लेरिक्स के नाम से जानते हैं। ये क्या था? फेरिक्स था ना, इसको हम क्या बोलते हैं? लेरिक्स कहते हैं, लेरिक्स। और ये जो लेरिक्स वाला पार्ट है, इसी लेरिक्स को और क्या कहते हैं आप बताइए? यस, इसी लेरिक्स के ही और नाम क्या क्या है बताइए? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं आप इसको, कंठ तंत्र भी कहते हैं, एडम्स एप्पल भी, स्वर तंत्र, ये सब नाम से जाना जाता है। क्या चीज? ग्लोटिस है ना, इसी एपिग्लोटिस है ना, जो इसी से ही बना हुआ है ग्लोटिस वर्ड। ग्लोटिस आपके गले में एक आपने सुना होगा, ये भी होती है, क्या बोलते हैं, वोल भी होती है एक, जैसे होइड तो आपने पढ़ा, स्केलेटन अभी नहीं हुआ आपका, तो खैर उस साइड हुआ है उस वाले बैच में, तो उसमें आप पढ़ोगे, तो वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ है। जैसे ओस्टियो वर्ड बोन से डिराइव हुआ है ना, ऐसे ग्लोटिस वर्ड आपके गले से, यानी कि वहीं से डिराइव हुआ है। तो हम पढ़ेंगे जब बोन्स वगैरह वाला चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ जी, बताइए। यहीं पे बिठा लो एक बार इनको, आ जाओ भाई वहाँ। चलिए, बड़े खुश हो गए हैं इनको देख के आप, हैं? क्या कह रहे हैं? दोस्त है अपना? नया दोस्त? बाकी पुराने हो गए हैं? अच्छा, आप भी ऐसे ही आए थे जब आए थे स्टार्टिंग में, हैं? फिर अब रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया आपको? वैसे ही? चलिए आए, कंटिन्यू करें। तो अब आप बताइए, हमने कहा कि हम जब खाना खाते हैं तो हमें बोलना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जिस टाइम पे आप बोलते हैं ना, तो आपका वॉइस बॉक्स काम करेगा। जब आप बोलोगे तो आवाज तो वॉइस बॉक्स से ही निकलनी है। जब इससे बोलोगे तो ये वाली पाइप खुली होनी जरूरी है, विंड पाइप। और जब आप सुनिए, अब ये फर्स्ट एक्स, जब आप बोलते हैं तो ये वाली पाइप का ओपन होना जरूरी है, यहाँ से आवाज निकलेगी, तो ये वोल्व, ये वाली वोल्व यहाँ होनी चाहिए।
लेकिन साथ साथ आप बोल तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप खाना भी खा रहे हैं। अब आप खाना खा रहे हो, खाना निकलोगे तो ये वॉल को इधर जाना जरूरी है, तभी तो खाना यहाँ जाएगा। उधर से आप बोल रहे हैं, उधर से आप खाना खा रहे हो, तो दोनों पाइप एक साथ खुली रहे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। एक टाइम पे एक ही पाइप ओपन रहेगी। तो उस टाइम पे ऐसा होता है, जिस इधर से आप बोल रहे हैं, इधर से आप खा रहे हैं, तो ये वॉल कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ये वॉल भी क्या है, कंफ्यूज आ जाती है, ऐसा ऐसे ही बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज हो जाती है, इधर रहे या उधर रहे। तो कई बार खाना गलती से इधर जाने के बजाय इधर अटक जाता है खाना, और फिर आपको एक धक्का सा लगता है और आप उसे मतलब खांसी करते हैं या पानी पीते हैं, तो उस हिसाब से फिर वापस खाना उसमें चला जाता है। ठीक है, हाँ। कभी कभी डेथ बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि अगर अगर मान लीजिए पानी के जरिए या खांसने के जरिए अगर हल्का फुल्का इधर है तो वो इधर आ जाएगा वापस, लेकिन अगर नहीं आएगा और इधर जाएगा तो फेफड़ों में तो अगर कोई पानी भर जाए या खाना चला जाए तो फिर वो तो डेथ के चांसेस तो ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है? तो यहाँ पे इतना गहराई में नहीं जाना, तीन बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो ग्रसनी, जब हम पढ़ रहे हैं, ग्रसनी कॉमन सा एरिया है जो फूड पाइप और विंड पाइप के ऊपर होता है। दूसरा, इस ग्रसनी में कौन सी वॉल पाई जाती है, तो एपिग्लोटिस वॉल पाई जाती है, जिसको ट्रैफिक पुलिस के बराबर उपाधि दी जाती है, ऐसा। और ये क्या, इस ये जो वॉल्व है, ये क्या करते हैं, एक टाइम पे एक पाइप को ओपन रखते हैं। ये देखती है कि खाने वाली पाइप जो है वो जब खुली रहे, जब खाना निकल रहे हैं, और सांस वाली पाइप जो है वो तो खुली रहे। जैसे अभी आप सांस ले रहे हैं सभी, तो उस टाइम पे ये वाली वॉल्व इस तरफ होगी। क्लियर है? ये बातें हैं यहाँ से। और दूसरा हमने कहा, जो ये विंड पाइप होती है ना, श्वास नली, इसके बाहर इस तरह की सी शेप, ये रिंग क्यों लगी होती है, क्या कोलैप्स ना कर जाए? स्ट्रेंथ देने के लिए। किसको? विंड पाइप को। अगर ये नहीं होंगी तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। स्ट्रेंथ किस वे में स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन। अगर हल्का सा भी बाहर से प्रेस होगा, है ना, कोई भी दबा देगा तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा, ऐसा। प्रोटेक्ट करने के लिए बस, आउटर प्रोटेक्शन के लिए, मतलब बाहर से प्रेस ना हो इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए, या और भी कुछ बेनिफिट है इसका? किसके लिए? सिकुड़े ना। एक पाइप में, विंड पाइप के बाहर, विंड पाइप के बाहर होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, ये क्यों होती है, सुनो। नहीं, फुट पाइप तो अंदर की तरफ होती है ना। सुनिए मेरी बात, अभी मैं आपको दिखा, इसमें भी देखते हैं, फिलहाल मेरी बात सुनिए। आप बताइए, बाहर की जो एयर है वो ज्यादा है, ये बॉडी के अंदर फेफड़ों में एयर ज्यादा होगी, बाहर ज्यादा होगी, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जितनी ज्यादा एयर है तो उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा एयर का। जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से जाते हैं, जब प्रेशर से बहुत ज्यादा एयर जब जाएगी तो ये पाइप जो है ना खुलेगी, ऑब्वियस सी बात है, जब खुलेगी तो एक लिमिटेड सीमित दायरा मिल गया इनको, इस सिर्फ इतना ही ओपन हो सकते हैं जितना कि कार्टिलेजेस हैं। बहुत ज्यादा एयर भरेंगे तो ये पाइप ज्यादा फटने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर जो है अगर डलेगा तो ये पाइप खुल सकती है ज्यादा। तो उससे मतलब जो है वो भी, ये भी एक चीज है कि इसको एक दायरा मिल गया, सिर्फ इतनी ही एयर इसके अंदर जा सकती है, क्योंकि कोई भी चीज है हाई से लो की तरफ जाती है। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए ये एक कोई भी बॉक्स है या चैम्बर है, इसके अंदर इधर बहुत सारा लिक्विड पानी भरा हुआ है, कुछ भी है, गैस भरी हुई है, इधर ये कम है, यहाँ से बीच में से कहीं से होल कर देते हैं, तो ये हाई से लो की तरफ ही जाएगी ना, इधर से इधर थोड़ी ना जाएगी। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है कोई भी चीज है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो इसीलिए बाहर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है, बॉडी के अंदर बहुत कम है, तो हाई से लो की तरफ जाएगी, लेकिन कितना दायरे तक जाना है वो चीज एक, ये इसको लिमिटेड भी किया गया है। ठीक है, बाकी हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें और आपको पता चलेगा कि श्वास नली, ये ट्रैकिया जो है, इसके और क्या क्या फंक्शन है, और फिर ये आगे चलकर दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, क्योंकि आपके दो फेफड़े हैं, तो श्वास नली एक है, फेफड़े कितने हैं, दो हैं, तो ये आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक एक फेफड़े में एंटर कर जाती है और दूसरी पाइप दूसरे फेफड़े में एंटर कर जाती है। तो ये काम तो उनका अलग है, ये तो श्वसन तंत्र का काम है। हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, तो हम बात करेंगे इस वाली पाइप की, जो कौन सी है आपकी, फूड पाइप। ये फूड पाइप आगे कहाँ लेकर जाएगी इस खाने को, वो देखेंगे। ठीक है, ये बातें आप पहले बताओ, लिख रहे हो, लिखी है क्या आपने? ये दो बातें लिख लो कि बोलेस जो है वो फेरिक्स में एंटर करता है, और फेरिक्स में इस तरह की एक वॉल्व पाई जाती है। ये लिखने के बाद फिर हेडिंग डाल लेना थर्ड नंबर पे, फूड पाइप। फूड पाइप को और क्या कहते हैं, नाम लिख रहे थे हमने, लिखा नहीं, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। फूड पाइप लिख लीजिए। आपके जिसमें से क्वेश्चन है वो आमाशय छोटी आंत में से ज्यादा बनते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, एसिड बनता है, वो देखेंगे। कौन सा पार्ट? हाँ जी, मोस्टली डाइजेशन आपका आमाशय में होता है, तभी तो आपने ही बताया था 3 से 4 घंटे वहां पे खाना रुकता है, तो 4 घंटे रुककर क्या करेगा, उसका पाचन होगा वहां अच्छे से। बताइए, वोल का नाम लिख लिया आपने?
विंड पाइप का दूसरा नाम नहीं, विंड पाइप के ऊपर छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लैरिक्स कहते हैं। ये विंड पाइप का दूसरा नाम तो क्या है, ट्रैकिया है। विंड पाइप के ऊपर की तरफ एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लैरिक्स या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं। जो गले में वॉइस, आप सबके गले में अलग से उभरा हुआ भाग होता है ना, जिस जहां से आवाज निकलती है, वॉइस, इसी को बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और ये लैरिक्स, ये दोनों एक ही के नाम है, एक ही नाम है। और ये विंड पाइप का नाम नहीं, विंड पाइप के ऊपर छोटा सा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है लैरिक्स। बताइए। हाँ जी। पैरालिसिस होता है, पहली बात तो पैरालिसिस का जो भी कनेक्शन है वो ब्रेन से है। दूसरी बात, पैरालिसिस कभी आपने देखा हो तो मोस्टली ऐसा होता है हाफ बॉडी में होता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, और मोस्टली राइट साइड में होता है। बेसिकली आपका जो ब्रेन है ना, ब्रेन जब आप पढ़ोगे, आपके ब्रेन बिल्कुल सेंटर से दो हिस्सों में डिवाइड होता है। दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट। जो इधर वाला ब्रेन का पार्ट है ना आपका, वो आपकी इस साइड वाली बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो इस साइड वाला ब्रेन है वो इस साइड वाली बॉडी कंट्रोल करता है। तो पैरालिसिस में या तो वॉइस जा रही है, या एक हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर नहीं कर रहा है, या हाफ पूरी बॉडी नहीं कर रही है, तो वो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो उस ब्रेन वाले पार्ट से जनरेट होता है। वहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ब्रेन के अंदर ही, जो वॉइस को देखता है, हाथ पैर। अब हम देखो, एक हाथ को मूव करना तो एक हाथ को भी कर सकते हैं, दोनों को एक साथ मूव करना एक साथ भी कर सकते हैं। ये दोनों जो पार्ट है ना हमारे ब्रेन के, ये एक साथ भी काम कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। ये वाला जो आप वर्ड यूज करें पैरालिसिस, ये ब्रेन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उधर आराम से जो बैठे हैं कोने में, समझ में आ रहा है आपको सारी बातें हैं? लिख लिए क्या? हाँ जी। जो सबसे लास्ट में वही है क्या, वो शर्ट बदल के आए हैं वही, जो छो में आ रहे थे सुबह? हाँ, आप लिख लिया आपने? लिखो, लिख लीजिए। लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे फूड पाइप। अब इसके बाद से हम क्वेश्चंस करेंगे फूड पाइप। क्या करना है आपने इनको? हैं? 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। ये क्या लिख रहे हैं? फॉर शो फूड पाइप। करें क्या आगे? हाँ जी, बोलो। कहाँ कौन है? वो मैडम जी बोल के चुप हो गए। ग्रसनी? हाँ, ग्रसनी इसी फेरिक्स का दूसरा नाम है। क्या पूछना है? ग्रसनी क्या? फेरिक्स का ही दूसरा नाम है। फेरिक्स क्या है, ये पूछ रहे हो क्या? फेरिक्स क्या है बताइए? फेरिक्स आपकी जो दो पाइप है गले में, उसके ऊपर पाए जाने वाला एक कॉमन सा पार्ट है। आप पहले वही देख लो, कहाँ है वो वीडियो, देखते हैं। वीडियो लगाओ है ना, बढ़िया गाना चला दे। गाने सुने होगा। अब ये हो गया ना, हटा दें इसको। अब फूड पाइप पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है आप लोग, अब वही है, देखते हैं। देखी तो थी मैंने, कौन सी थी वो? ब्रेन टेक। बस देखिए, अब आवाज नहीं आई। कोई बात नहीं, आवाज मैं बोल रही हूँ वो सुनो आप, इनकी नहीं सुननी है, ठीक है? अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जो ये पूरी पूरी पाइप है किस तरीके से काम करते हैं। नाम क्या था इसका? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। इसमें देखते हैं किस तरीके से। आवाज तो है ही नहीं। जिस तरीके से एक बाइट आपने तोड़ी, उसको चबाया अच्छे से, चबाने के बाद माउथ में इस तरीके से टीथ जो है वो काम करते हैं। पत्थर से खा रहा है वो, क्या कर, ये देखो साइडों में से लार निकल रही है, और ये टंग जो है इसको अच्छे से क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सॉफ्ट सा चिकना सा पार्ट बन जाएगा, इस चीज को अब आप क्या बोलोगे? बोलस। ये पानी लार है जो ये हमारी ग्रंथियों से बन रहा है। ये हमारे हमारे माउथ में बहुत सारी लार ग्रंथियां होती हैं,
है ना, लेकिन उसमें से मेजर जो होती है वो 3 जोड़े ग्रंथियां होती हैं। आपके दोनों जीभ जीभ होती है ना, टंग उसके दोनों तरफ होती है, या फिर आप अगर निचला जबड़ा है इसमें बिल्कुल सेंटर में नीचे जीभ लगाकर देखोगे तो आपको लार निकलती हुई फील होगी। हाँ जी, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, लार ग्रंथ। निचले जबड़े के बिल्कुल सेंटर में अपनी जीभ टच करके देखोगे तो लार निकलती फील होगी, है ना। तो बाहर नहीं निकालनी है वो, तो आप मतलब समझ फील कर पा रहे हैं। आपके जीभ के दोनों तरफ होती है और आपके कान के दोनों ये नीचे यहाँ पर होती है। तो 3 मेजर जोड़े होते हैं, 3 जोड़े तो ये बड़े बड़े होते हैं, बाकी छोटी छोटी बहुत सारी होती है, ये ग्लैंड्स होती हैं। और ये काम क्या करते हैं, लार ग्रंथियां बनाने का काम। कानों के नीचे, जीभ के दोनों तरफ, आपकी टंग के बोथ साइड ऑफ टंग, और निचले जबड़े के लोअर जो के बिल्कुल सेंटर में, निचले जबड़े के सेंटर में 3 जोड़े होती हैं ये मेजर ग्लैंड्स। छोटी छोटी तो बहुत सारी होती है। इसमें से एक आपने नाम सुना होगा, पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो सांप में, स्नेक्स में भी होती है, जहाँ पे वो अपना जहर जो है वो स्टोर करता है या बनाता है, तो वो उनके नाम है। तो वहां से ये निकल रहा है, ये कह रहे हैं ना जो पानी कहाँ से निकल रहा है, तो ये वहीं से लार ग्रंथियां बना रही है। और लार जब मिक्स होगी तो उसमें एंजाइम भी होते हैं, आपको बताया, और उससे खाने में क्या होगा, धीरे धीरे पाचन होगा, और वो बहुत सॉफ्ट सा चिकना सा बन जाता है, बोलस। और जब वो निकलते हैं तो देखो, जो जिनको डाउट था विंड पाइप पीछे होती है या आगे होती है, ये देखो ये फ्रंट वाला एरिया है। तो ये जो पाइप दिख रही है ना आपको, ये ऑरेंज रेड रेड सी, ये तो आपकी विंड पाइप है। फूड पाइप ये रही पीछे की तरफ, ठीक है। तो अब ये जब नीचे की तरफ निकलेगा, तो मैंने भी बताया यहाँ पे कौन सा पार्ट होता है, फेरिक्स, और फेरिक्स में वोल्व कौन सी होती है, एपिग्लोटिस। तो अब देखते हैं इसको। तो अभी ये देखो, ये बोलस था, वो छोटा वो पार्ट आया खाने वाला, जो एक टुकड़ा आपने खाया था, वो जब निकलेगा तो ये आपका, ये देखो ये एपिग्लोटिस वोल्व है, ये इस तरफ आ जाएगी, और खाना उधर जाने की बजाय इस तरफ आ जाएगा, इस पाइप में। और इस पाइप को आप क्या नाम दे रहे हैं, फूड पाइप। ये आगे की तरफ तो क्या है आपकी, वो आगे की तरफ क्या है, विंड पाइप है, और वो पीछे की तरफ ये जो है फूड पाइप है। और फूड पाइप से भी नोटिस करना, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी, फूड पाइप से भी नोटिस करो। देखो ये पाइप जो है ये ऐसे खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? ऐसा नहीं कि सिंपल खाना सीधा ही नीचे फिसल जाएगा, ये पाइप पहले खुल रही है फिर आग बंद हो रही है, इस तरह से नॉर्मल शेप से आ रही है, ठीक है। इस तरीके से खाना जो है ये यहाँ से इस प्रोसेस से आता है, और इस प्रोसेस को इंग्लिश में तो कहते हैं पेरिस्टालिसिस, और हिंदी में इसको क्रमाकुंचन कहते हैं, क्रमानुकुंचन। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से होते हुए खाना आता है नीचे। और जब नीचे आएगा तो आपके कहाँ पर पहुंचेगा बताइए, आपके स्टमक में, अमाशय में। ये देखो पेरिस्टालिसिस प्रोसेस के द्वारा आया है, और ये अमाशय में पहुंच जाए। अमाशय का पूछा जाए कौन सी शेप का होता है, तो जे शेप बोलेंगे आप इसको, जे शेप्ड होता है, ठीक है। जे शेप का अमाशय होता है। जब ये अमाशय में ये बाइट आया तो यहाँ पर आपको पता है कौन सा एसिड बन जाता है, यहाँ पर HCl बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बना हुआ है ऑलरेडी, आपने देखा ये बाइट इसमें आई, ऑलरेडी HCl बना हुआ है, इस जूस के अंदर ये मिक्स हो गया, और इसका अच्छे से क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, ठीक है। अब ये एसिड तो बनता ही है, ये हमारे ब्रेन के पास पावर है, वो बना देता है एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को आदत होती है च्युइंगम चबाने की आदत होती है, च्युइंगम चबाते रहते हैं, 1-2 बार 2-4 बार चलो कर ली, कोई बड़ी बात नहीं। जिसको हैबिट हो जाए, वो हर रोज चबाता है, महीने 2 महीने लगातार कर रहा है, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। वो क्या, जब आप च्युइंगम चबाते हैं तो आप तो चबा रहे हैं, वही आपके माउथ में टीथ भी काम कर रहे हैं, वही सलाइवा भी बनती है, लार भी बनती है, लेकिन उस टाइम पे आपका, जब आप चबा रहे हैं ना, तो आपके ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच जाते हैं, अभी कुछ चबा रहे हैं, तो अमाशय जो है ये ऑलरेडी एसिड बनाकर तैयार कर देता है। अब उसको क्या पता बेचारे ब्रेन को कि आप चबा कर कहीं डेस्क के नीचे कहीं चिपकाने वाले हैं, वो तो वेट कर रहा है कि आगे आए तो हम उसको पचाएं। तो आगे तो वो पहुंचेगी नहीं, च्युइंगम तो आप चबा कर ऐसे कैसे बाहर फेंक देते हो, लेकिन वो तो वेट कर, एसिड तो बना हुआ ऑलरेडी, लेकिन आपने तो कुछ निगला ही नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो उससे क्या होगा, एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा 1-2 बार होगा तो चलो चल जाएगा, लेकिन बार बार ऐसा होता रहेगा तो एसिड ज्यादा बनना शुरू होगा, तो फिर इसकी दीवारों पर क्या हो जाएंगे, अल्सर प्रॉब्लम हो जाएगी, छाले पड़ जाएंगे दीवारों पर। तो इसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादातर ऐसे लोगों को एसिडिटी रहती है जो इस तरह से कोई चीज चबाते हैं लेकिन वो खाते नहीं है, क्योंकि वो एसिड बन तो गया है, उसको यूज ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट करे। हाँ जी। तो अब देखिए, ये जूस में जैसे ही मिक्स हुआ तो इसका अच्छे से क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। गौरव कुमार, गौरव पाल, है कोई गौरव पाल? हाँ यहाँ पे है, बुलाना है क्या? बुला रहे हैं आपको। सब ठीक तो है, कुछ किया तो नहीं आपने? बताइए आप मुझे, ये अच्छे से इसका पाचन हो गया। पाचन होने के बाद ये बिल्कुल इतना अच्छे से पच जाएगा, बिल्कुल जैसे जूस होता है ना, गाढ़ा सा जूस होता है, वैसा सा ये बन जाएगा। और वो बनने के बाद
फिर ये क्या होगा, इस तरीके से देखो, इसके जो इसके अंदर होता है इस तरीके का जूस सा बन जाएगा, जो भी आपने टोटल खाना खाया ना इस तरीके का लिक्विड बन जाएगा, और फिर ये आगे निकलेगा आपके छोटे हाथ बड़े हाथ में, फिर उसका वो पाचन होगा। अब समझ में आया जिसको डाउट था, आपको जो डाउट था विंड पाइप आगे है, क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, करें आगे। अब एक बार क्वेश्चंस कर लें, कुछ फूड पाइप की हेडिंग डाली है आपने तो उसके बारे में जानते हैं, इसको हटाते। अब ये काइम बन गया, काइम बोलते हैं, जैसे वो बोलस था ना, ये काइम बनेगा। हाँ जी, बोलो बोलो। स्टमक के अंदर एक लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। हाँ जी, लिखवाएंगे अभी। चलिए हेडिंग डालते हैं फूड पाइप। अभी स्टमक आएगा ना तो लिखवाएंगे ये बात, समझिए मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे फूड पाइप 3rd नंबर पे, और फूड पाइप से 2-3 क्वेश्चन लिखो। एक तो सबसे पहले लिखो, यहां पर खाने का कोई पाचन नहीं होता है। देयर इज नो फूड डाइजेशन। यहां पर खाने का कोई पाचन नहीं होता है, जैसा खाना आया है वैसे ही आगे निकल जाएगा, पाचन नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे खाने का कोई पाचन नहीं होता है फूड पाइप में। दूसरी बात इसमें लिखिए, ये लिख लिया आपने पॉइंट। दूसरी बात लिखिए, फूड पाइप जो है इससे जो खाना जाता है, फूड पाइप से खाना आगे जो जाता है वो कौन सी प्रक्रिया से जाता है, तो उसको बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्टालसिस प्रोसेस के द्वारा। हिंदी में आप कहते हैं क्रमाकुंचन प्रक्रिया। फूड पाइप से खाना आमाशय में क्रमाकुंचन प्रक्रिया के द्वारा जाता है। फूड पाइप से खाना आमाशय में क्रमाकुंचन प्रक्रिया के द्वारा जाता है। क्रमाकुंचन प्रक्रिया, ये पेरिस्टालिसिस क्या है ये तो पता हो गया, चल गया होगा आपको क्या है। आप ऐसे देख रहे हैं कि फूड पाइप ऐसे नहीं कि खाना आया और सीधा नीचे निकल जाएगा, किस प्रोसेस होते हुए जाएगा, इस प्रोसेस से होते हुए खाना जो है वो आगे जाएगा। मतलब जहां पे खाना आएगा वहां से तो पाइप खुल जाएगी, खाना नीचे जाएगा तो वहां से पाइप ऊपर से नॉर्मल शेप में जाएगी, वहां से खुल जाएगी, फिर नीचे जाएगा, फिर ये नॉर्मल शेप में, इस प्रोसेस से होते हुए खाना जो है वो नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है आपको सभी को? तो ये प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस, या फिर क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे फूड पाइप में ही, 3rd पॉइंट लिखेंगे, इसकी दीवारों से, फूड पाइप की जो दीवारें हैं इसकी दीवारों से एक चिकना सा द्रव निकलता है, एक लिक्विड निकलता है, चिकना सा द्रव निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको म्यूकस ही कहते हैं, म्यूकस। हिंदी में आप उसको श्लेष्म कहते हैं, लेकिन हिंदी में उसको श्लेष्म के अलावा म्यूकस भी लिखा आ सकता है। तो म्यूकस नाम का लिक्विड जो है वो निकलता है फूड पाइप की दीवारों से। क्या काम करता है ये लिक्विड? फूड पाइप की दीवारों से म्यूकस, वो स्टमक में निकलता है, जो HCl से ज्यादा ना स्टमक में भी आएगा। फूड पाइप में क्या करता है? हाँ हाँ, वो चिकना सा लिक्विड है ताकि खाना नीचे फिसल जाए, वो इसका काम, मुख्य मुख्य काम क्या होता है, देखिए जो लिखने में बिजी हैं सुनिए एक बार। इस जो ये म्यूकस मान लीजिए दीवारों से निकल रहा है ना, ये जो लिक्विड निकल रहा है यहाँ से, इसका काम ये है कि जो खाना है इसकी दीवारों से चिपके ना, इसकी दीवारों से चिपके ना और खाना नीचे सीधा नीचे निकल जाए, ऐसा इसका काम होता है। अब आपने सुना होगा हिचकी आती है, हिकअप्स इंग्लिश में कहते हैं उसे, हिचकी। हिचकी आती है तो आपका वहम है कि कोई याद कर रहा है या कर रही है आपको, हाँ है ना, ये वहम। यहाँ आने के बाद बहुत हिचकियाँ आती हैं आपको, इसका मतलब वो याद करती रहती है आपको, है ये वहम है आपका। यहाँ आने के बाद क्या पता वो कहीं और चली गई हो, आपको क्या पता इसमें। चलो ठीक है, अब आपसे सीरियस ही पढ़ाई करेंगे। अब ये हरकतें है ना आपकी, ये हरकतें रहेंगी ना आपकी तो फिर सीरियसनेस ही रखेंगे। बताइए, कुछ भी हो सकता है, कलयुग है ये, आप सतयुग में थोड़ी ना जी रहे हैं, कलयुग है ये। तो ये आपको ये थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर रहना चाहिए कि यहाँ से निकले आप, जिसके लिए यहाँ से इंस्पेक्टर बन के जा रहे हैं, कि अब तक वो आगे कहीं और चली गई हो आपके पास। समझ में आया आपको? 1 मिनट, ये रोने लगे, हाँ वो तो उसकी किस्मत। अच्छा इसमें भी इतना तो विश्वास है। चलो, जब ज्यादा, जहां ज्यादा विश्वास होता है ना वही विश्वास टूटता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? भरोसा है। चलो अब तो आप कवर अप ना करें, चीजों को समझ गए हैं माँ बाप की बात। एनीवे, किसको किस पे भरोसा है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो आप ये बताइए
हिचकी आती है तो ये वहम दूर करिए अपना कि कोई याद कर रहा है या कर रही है। हिचकी आने का सिंपल रीजन क्या है, कई बार जो खाना जल आपकी फूड पाइप से जा रहा है तो उसकी दीवारों पे कई बार खाना थोड़ा बहुत चिपक जाता है, रह जाता है उसकी दीवारों के साथ, और फिर वहां से सिग्नल जाते हैं आपके ब्रेन के पास, और फिर आप हिचकी आने में, पता नहीं मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं स्टूडेंट्स जो ये बता देते हैं कि इस टाइम पे हिचकी आ रही है, तो कोई कौन याद करे उसका नाम भी बता देते हैं, पूरी ट्रिक है उनके पास। अभी एग्जैक्टली टाइम क्या हुआ है आप बताओ, अभी क्या टाइम हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2:15 हो गए हैं, 3:15 हो गए हैं, और अभी किसी को हिचकी आ रही है बहुत जोर से, जैसे इनको आ रही है, और इनको वहम है कि इनको वो याद कर रही है या कर रहा है, लेकिन भरोसा है अच्छा 3:15 पे अगर इनको हिचकी आ रही है ना, तो इसको देखो कैसे बता दें, 15 और 3 जोड़ के कितने हो जाएंगे 18। इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं 26, 18वें नंबर पे क्या आता है आर, इसका मतलब आर से वो है जिसका नाम जो याद कर रही है इनको, रूबीना, रूबी, ऐसे याद कर रही है। 18 पे जो भी है, अच्छा 15 को 16 कर दे, 1 मिनट बाद आ जाएगी आपको हिचकी, ऐसा बताते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कि अगर अगर मान लीजिए ये 3:15 से ज्यादा हो जाता है ना, मान लीजिए अगर 10:18 हो गए हैं, तो 10:18 का मतलब तो 28 हो गए हैं, तो 26 माइनस करके फिर 2 नंबर यानी कि बी से याद करिए, बीरमती याद कर रही है, या जो भी है, जो भी नाम होगा, बबीता, ऐसा वहम है ना। लेकिन आप बताओ, अच्छा मेरे ऊपर मतलब, मेरे को तो आप जैसे दुष्ट प्राणी हैं और भी बैचेज में वही बताते हैं कि इस तरह से है, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। हाँ जी हाँ, तो आप मुझे ये बताइए, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे अभी आप तो अलग अलग जगह से हो, मैं जैसे हरियाणवी आप सभी मोस्टली जानते होंगे, हरियाणवी लैंग्वेज जानते हैं ना सभी, तो हरियाणवी में पहले नहीं पता चलते थे शब्द, मेरे को ध्यान है, मेरे को याद है, मैं 10th क्लास में थी, जैसे आप लोग आते हो ना डेमो लेते हो, जगह जगह जाते हो भी कैसा क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं, हम भी ऐसे स्कूल चेंज किया था, और जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे मतलब वैसे तो सब चीज़ें सही थी, बड़े एनवायरमेंट, लेकिन वो बस की कन्वीनियंस की वजह से था, दूर पड़ता था, तो ऐसा कुछ जो भी था, तो वहाँ पर गए ना, तो वहाँ पे हरियाणवी कुछ लड़कियां थी, वो फ्रेंड्स बन गई, और जब वो फ्रेंड्स बन गई तो 2 दिन क्लास लिया, डेमो लिया, एडमिशन कराने से पहले लंच हुआ, तो लंच में सिंपल क्या लेके आते हैं भाई, दाल रोटी सब्जी जो भी लेके आते हैं, दही, तो वही मैं लेके आई, तो उसमें से एक लड़की थी, हरियाणवी बोल रहे थे बिल्कुल, तो मतलब उस टाइम पे इतना वो था कि डर लग रहा था, पता नहीं कुछ कहना दें, या मतलब आवाज ही ऐसी थी उनकी, हरियाणवी बोल रही थी, तो एकदम से उसने, एक लड़की ने खिंचा के कंधे पे हाथ मार, कहती आए गंठा नहीं ले आई तू, एकदम से ऐसे बोली वो, लिटरली आप मानोगे नहीं, मुझे उस टाइम पे गंठे शब्द का मतलब नहीं पता था क्या होता है गंठा मतलब। फिर हाँ, फिर मैंने बाद में घर जाके पूछा, मेरे को गंठा वर्ड तो याद नहीं रहा, मेरे को गैठा गैठा बोल रहे थे, गैठा क्या होता है, फिर वो सारे बोले कि गैठा मतलब तो छोटी हाइट वाला होता है, मैं कंफ्यूज कि उसको मैं लंच में कैसे लेके जाऊंगी, तो वो रहा मेरे को, फिर अगले दिन जाके मैंने उन लड़कियों से ही पूछा, फिर उन्होंने कहा कि प्याज होता है, तो कई बार तो ऐसा भी होता है, लेकिन आज सारे शब्द पता है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मोस्टली पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होंगे, अगर मैं पंजाबी में 1-2 लाइन बोल दूं तो आपको समझ में भी नहीं आएंगे वो, बेशक, बेशक सुनिए, बेशक आप पंजाबी सैड सॉन्ग सुनते हैं, अब तो चलो फोन नहीं है, ऐसे ऐसे चेहरे बना देते हैं रोने वाले, रात को तकिए से आंसू आंसू से तकिए गीले करते हैं आप रो रो कर, लेकिन प्रॉपर जो लैंग्वेज है वो नहीं समझ में आती है, ठीक है, सिर्फ गानों की समझ में आती है लैंग्वेज। है कोई यहाँ पे पंजाबी, है कोई जिसको समझ में आती है? एक है प्राणी, चलो एक बार बोल दें, ट्राई करेंगे आप, हैं आप बताइए, एक लाइन बोलते हैं हम, ए पीढ़ियां उतरा अइयो जियां बनाइयां मेरे तो छड़दे वाकन घोड़ियां तो ग्रीस ही निकल गया एक मिनट, क्या था ये, समझ में आया? अच्छा समझ नहीं आया, चलिए ऑर्डर ऑर्डर, सुनिए, जब आपको, सुनिए क्लास, जब आपको समझ ही नहीं आया तो फिर क्या फायदा रिपीट करने, बताएंगे इसका मतलब, इसका मीनिंग बताएंगे, तो उसके लिए थोड़ा वेट करें, और ये बताओ, बताएंगे, मैं दोबारा रिपीट करूंगी लाइन, फिर बताएंगे, लेकिन पहले पहले मुझे बताओ म्यूकस का मतलब समझ में आ गया, क्या काम करता है म्यूकस, ये खाने को दीवारों से चिपकने से बचाता है ना, अगर ये म्यूकस ना निकले, कम निकले, तो इसी की वजह से, बस भाई आवाज ना है प्लीज बॉयज लास्ट में, अगर ये म्यूकस कम निकले या खाना दीवारों से चिपक जाता है तो उसका रीजन क्या होता है बताइए, हिकअप्स, हिकअप्स यानी कि हिंदी में आप इसे सिंपली क्या कहते हैं, हिचकी आना, तो हिचकी आती है तो आप देखते हो कि आप
जब पानी पीते हो तो पानी पीने के बाद हिचकी आना बंद हो जाती है। तो पानी पीने से क्या होता है, जो चिपका हुआ खाना है वो आगे निकल जाता है और ये क्लीन हो जाती है, तो हिचकी भी आना बंद हो जाती है। आप प्लीज जो भी बोल रहे हैं सुनिए अब सामने। हिचकी आने के बाद पानी पीने से ठीक हो जाते हैं ना, क्योंकि हिचकी आ रही है तो दीवारों पे जो खाना चिपका हुआ है पानी पीने से वो सारा क्लीन हो जाता है और वो हिचकी आना भी बंद हो जाता है। तो ये 2-3 बातें आपने लिखनी थी फूड पाइप के बारे में, सभी ने लिख ली है। रिपीट करना है क्या? कर लेंगे। नेक्स्ट, अब खाना आपका कहाँ जाएगा? स्टमक में, आमाशय में। तो नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। तब भी ऐसा ही होता है, वो सिग्नल्स थोड़ा सा लेट जाते हैं, रीजन यही होता है। चिपका हुआ तो रह जाता है खाना, लेकिन थोड़े टाइम बाद, आपने खाना तो बहुत देर पहले खाया था, बाद में सिग्नल्स जाते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे, स्टमक, आमाशय। आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। आमाशय की दीवार कौन सी इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हिंदी में आप इसे सिंपली कहते हैं क्या? जठर ग्रंथियां। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कौन सा जूस बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जठर रस बनाती हैं। और मुझे कौन बताएगा कि जठर रस की पीएच वैल्यू क्या होती है? मतलब पहले तो एसिडिक होता है, बेसिक होता है? एसिडिक, सबको पता है एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो पीएच वैल्यू लगभग 1 से लेके 3 के बीच में रहती है इसकी। गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में रहती है, वेरी करती है, डिपेंड करता है खाने के ऊपर, तो इसलिए इसकी पीएच वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती रहती है, बट 1 से लेके 3 के बीच में रहती है। जितनी वैल्यू, जितनी 7 से कम होगी ना, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये देखो 7 से तो बहुत ज्यादा कम है, वैल्यू 1 के आसपास की है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इस स्ट्रॉन्ग एसिड से बचाने के लिए आमाशय की दीवारों के बाहर भी अंदर की तरफ कौन सी लेयर होती है बताइए? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। आमाशय में अंदर की तरफ म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, श्लेष्म झिल्ली, जो उसको इस एसिड से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। श्लेष्म झिल्ली। आमाशय में, आमाशय की दीवारों में अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो उसे, हाँ जी शुरू से बोले, वो लिख लिया आपने। आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां। कौन सा जूस बनाती हैं? जठर रस। और वो रस क्या होता है? बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। और उस एसिड से बचाने के लिए आमाशय में अंदर की तरफ कौन सी झिल्ली होती है? श्लेष्म झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। हिंदी इतनी नहीं समझ में आ रही तो इंग्लिश में तो है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, अब हिंदी वाले भी हैं इंग्लिश वाले भी हैं, तो दोनों ही लैंग्वेज है मेरे हिसाब से, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इंग्लिश में ना हो या हिंदी में ना। इतना तो आ रहा है ना कि जो स्टमक होता है आमाशय, उसके अंदर की जो लेयर होती है, वो जो लेयर होती है वो किस चीज की बनी, क्या बोलते हैं आप उसको? म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन का काम क्या है? ताकि ये जो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको आप सिंपली पता है किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? तेजाब के साथ कंपेयर कर सकते हो। आप समझ सकते हो तेजाब कितना ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, अगर वो बाहर स्किन पे कहीं डल जाए तो पूरी स्किन जल जाती है। तो वो तो हमारे आमाशय में रोज बनता है खाने के बाद, तो वो हमारे अंदर आमाशय की दीवारों को जला दे इस हिसाब से तो। लेकिन आमाशय की दीवारों के पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उस परत को ही, उस झिल्ली को हम क्या कह रहे हैं? म्यूकस लेयर कह रहे हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, ये जूस ऐसा नहीं है मैंगो जूस है या बनाना जूस है या मौसमी का जूस है। ये जूस किस चीज का बना हुआ है? एंजाइम्स का बना हुआ है। कौन कौन से एंजाइम का, वो देखते हैं। इस जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो देखते हैं। बताइए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट सुनिए, इसमें कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेस एंजाइम। लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। दूसरा जो एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट है वो होता है पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन। और जो थर्ड एंजाइम होता है वो होता है इसमें इंपॉर्टेंट रेनिन। बस तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत सारे होते हैं, बट जो मेन मेन एंजाइम है वो ये हैं। ये सभी एंजाइम हैं। लाइपेस एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन, और क्या चीज इसमें होती है इंपॉर्टेंट? HCl। HCl जिसको आप क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब ये एंजाइम क्या करते हैं वो समझते हैं। ये तो लिख लोगे ना, लाइपेस एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, और एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब मिक्स करके इसी को आप गैस्ट्रिक जूस कहते हो। लेकिन इनके नाम तो ठीक है, लेकिन करते क्या है, ये काम क्या है इनका वो देखते हैं। जो लिखने में बिजी है बताओ, लिख लिया क्या? सुनिए, अब लाइपेज खाने में किस चीज का पाचन करता है बताइए? हाँ जी, ये खाने में वसा का यानी कि फैट का डाइजेशन करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो एंजाइम है ये खाने में क्या करता है, लाइपेज एंजाइम ये फैट को डाइजेस्ट करता है। और पेप्सिन एंजाइम खाने में किस चीज का पाचन करता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोटीन का। ये खाने में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो भी प्रोटीन है उसको पचाने के लिए। फिर रेनिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को कौन कर रहा था, अमाइलेज एंजाइम, याद हो आपको, लार में हमने लिखा था अमाइलेज। लाइपेज फैट का और ये पेप्सिन प्रोटीन का। रेनिन क्या करता है, मिल्क का, यस। दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन। इसका क्वेश्चन आता है बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ दूध पीते हैं, उनमें कौन सा एंजाइम होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, रेनिन एंजाइम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूध पचता नहीं है, या बुजुर्ग अवस्था में जैसे दूध कम पचता है, तो किसकी कमी की वजह से होता है, रेनिन की। ठीक है, तो इसका मेन काम होता है मिल्क। हाँ जी, किस में पाया जाता है, समझ नहीं आया। अडल्ट्स में कह रहे हो क्या? हाँ, अडल्ट्स में होता है, बिल्कुल होता है। आप दूध पीते हैं, दूध पच जाता है ना, तो ये होता है, पाया जाता है। और मिल्क में भी मिल्क के प्रोटीन को बचाता है। क्या नाम होता है मिल्क में, कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन नामक प्रोटीन होता है। फिलहाल आप इसमें इतना लिखो, मिल्क को डाइजेस्ट करता है, दूध को पचाने के लिए, मिल्क डाइजेशन, दुग्ध पाचन के लिए। बताइए इनके नाम ना, एंजाइम के नाम और उनके काम अगर आपने लिख लिए हैं तो आगे बढ़े। आपसे दो दो बातें याद रखना, आपसे पूछा जाएगा खाने में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो क्या बोलोगे, माउथ में। खाने में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, अमाशय में। खाने में प्रोटीन का पाचन कहाँ नहीं होता है, तो माउथ में, माउथ में। हमारे माउथ में सिर्फ किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। किसका नहीं होता है, प्रोटीन का, और किसका नहीं होता है, फैट। वसा और प्रोटीन का पाचन हमारे माउथ में नहीं होता है, हमारे माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे अमाशय में वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, शुरू होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अपोजिट करना है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का होता है, फैट प्रोटीन का नहीं होता है। अमाशय में फैट प्रोटीन का होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। क्लियर होगी ये बातें? अब एक बार HCl के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं, बाकी हमने बेसिक बेसिक करके फिर छोटी आंत और बड़ी आंत करके अब इसको कंप्लीट करते हैं आज। HCl के बारे में सिर्फ इतना जानना है, हटा दे इसको। HCl के बारे में ही जानना है। नॉर्मली अगर HCl बन रहा है, देखो HCl की कमी हो जाएगी तो भी दिक्कत। अगर HCl नॉर्मल बन रहा है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर HCl बहुत ज्यादा कम बनना शुरू कर दे या फिर बहुत ज्यादा बनना शुरू कर दे, समस्या तभी आएगी जब इसकी बहुत कमी हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। कमी होगी तो क्या होगा, खाने का पाचन अच्छे से नहीं होगा। ये जितने भी एंजाइम्स है ना, इन सभी को काम करने के लिए ना एक ऐसा माध्यम चाहिए होता है जो एसिडिक मीडियम हो, अम्लीय माध्यम हो। एक अमल के अंदर ही काम कर पाएंगे। अब HCl लो बनेगा ना, बहुत कम बनेगा, तो ये भी अपना पाचन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वो नॉर्मल बनना चाहिए। लेकिन अगर इतना बन जाए, बहुत ज्यादा बन जाए, तो अगर ये ज्यादा बन जाएगा तो फिर क्या होगा, HCl ज्यादा बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बताइए, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। HCl अगर एक्सेस में बनने लग जाता है, ज्यादा बनने लग जाता है, तो उस प्रॉब्लम को आप एसिडिटी का नाम देते हैं, एसिडिटी हो जाता है। और एसिडिटी होती है तो फिर आप क्या लेते हैं, इनो। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, कितना आपको देख लो पता है। ये एड जो आती है ना, जितनी भी एडवर्टीजमेंट आती है, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन, जिसे आप गुद्दी में दिमाग कहते हैं, छोटा दिमाग कहते हैं, इनके साथ ही खेला जाता है। उसमें चीजें स्टोर है। अभी आपसे मैं पूछूं, पहले इस्तेमाल करें फिर, ये आपको याद है ना, एक वॉशिंग पाउडर निरमा, ये आपको सब चीजें याद हैं, कैसे याद है। और भी बहुत सारी ऐड हैं, तो आप ऐसा तो है नहीं कि स्पेशली आपको, जब सुनिए, आपको स्पेशली जब बुधवार को फोन मिलता है तो आप निकालते हैं, ऐड निकालते हैं, पहले घड़ी के ऐड निकालते हैं, फिर वॉशिंग पाउडर की, फिर इनो के, ऐसे ऐड तो नहीं निकालते हो। तो ऑटोमेटिक कभी चली होंगी, चलती रही होंगी, आपके कानों से
या तो आप बोलो या फिर मुझे बोलने दो, फिर आप चुप हो जाओ। ये तो ऑटोमेटिक, जैसे फोन में टीवी में कहीं ना कहीं ऐड चलती रहती हैं, तो आप सुनते हैं या जो भी है बार बार सुनते हैं चीजों को, तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं ऑटोमेटिक। कोई चीज है, आप जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये सारा चैप्टर पढ़ा दिया, अब आप नींद में सोए और आपको उठाकर पूछे बता भाई अमाशय में वो तीसरे नंबर वाला एंजाइम लिखवाया था वो क्या है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ याद किया हुआ होगा तो आप बता दोगे नींद में भी, है ना। लेकिन आपसे पूछे तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन हाँ, नींद में उठाकर थप्पड़ मार कर एकदम उठा के पूछे बता भाई अपने बाबू का नाम क्या है, तो आप बता देंगे। या अपने घर घर आप कहाँ से हो, आपको पता है आपका नाम क्या है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके ब्रेन में फिक्स हैं, आपको पता है। और जब वो पता है तो आप नींद में हो, जाग रहे हो, कभी भी कहीं भी पूछ लें आपको बता दोगे। समझ रहे हैं। तो वो आपका जो मेमोरीज होती है ना, मेमोरी यादें जो होती है वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है जो परमानेंट होती है, जो हमेशा याद रहती है आपको। एक होती है जो टेम्परेरी, अभी कुछ टाइम के लिए याद है फिर आप भूल जाओगे। अब जैसे पिछले साल का आप 2022 का रिकॉर्ड लो, आप पूरे 2022 में आपको जो कुछ कुछ बातें याद होंगी जो इंपॉर्टेंट रही होंगी, या तो आपका बर्थडे का दिन रहा होगा, या कोई किसी के फैमिली में कोई फंक्शन हुआ होगा, या कुछ भी ऐसी बातें, सिर्फ वो याद होंगी। सारा 2 साल पूरा याद नहीं होगा आपको, है ना। लेकिन अभी मैं आपसे कल की बातें पूछूं तो कल का आप बता दोगे। कल कल आपने शेड्यूल आया तो उसमें आपने देखा एक मैडम की क्लास है तो आप सभी आए ऐसा करके, बायो की नई नई कॉपी लेके आए हो, या जो भी है आपको जो चीजें याद है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपकी 2-3 दिन की यादें तो आपको पता है, लेकिन जब यही आज की क्लास कब हुई है तो आप आज की डेट बता दोगे 1 सितंबर को हुई है। लेकिन यही बात मैं आपसे किसी और दिन पूछूं, 3 महीने बाद पूछूं, तो आपको नहीं याद रहेगा। आज तो ये है याद आपको, लेकिन नहीं होगा। ये टेम्परेरी यादें हैं। परमानेंट अगर आपको करना है किसी भी चीज को तो उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं, इकलौता तरीका है। अगर आप चाहते हो कोई भी चीज आपको परमानेंट याद हो जाए, सिर्फ आपका तरीका क्या है, रिवीजन है। चलिए अब आप ये बताइए, HCl, HCl का समझ अभी भी नहीं है। HCl का pH वैल्यू पूछना है क्या, फंक्शन सुनिए, अभी तो बताया मैंने, सुनिए मेरी बात। HCl के 2 इंपॉर्टेंट काम है। HCl के 2 इंपॉर्टेंट काम है। एक तो काम इसका है कि जितने भी एंजाइम है ना आमाशय में, उन सभी को एक प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। अब देखो, या तो बोलना है तो प्लीज क्लास में मत बैठो, आप बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। कोई डाउट है जिसका सिर्फ वही पूछेगा, कोई और नहीं बोलेंगे। हमने कहा कि HCl के 2 इंपॉर्टेंट काम है। एक तो इंपॉर्टेंट काम आपको बताया, अगर HCl नहीं होगा ना तो कोई भी एंजाइम पाचन नहीं कर पाएगा। एंजाइम को खाने को पचाने के लिए एक माध्यम चाहिए जो कि एसिडिक HCl देता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब आपके हाथों के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आप चाहे कितने भी अच्छे से हाथ धो लो लेकिन खाने के साथ बैक्टीरिया चले ही जाते हैं। और जब चले जाते हैं तो आपकी लार में एक एंजाइम बनता है, क्या नाम है उसका, लाइसोजाइम। वो बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन सारे बैक्टीरिया वो भी किल नहीं कर पाता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आगे निकल जाते हैं और आपके आमाशय में पहुंच जाते हैं, और आपके स्टमक में जब पहुंच जाते हैं तो स्टमक में कौन है, HCl। और इस HCl का काम भी क्या होता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, ये किल करता है। कुछ और भी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं जो यहाँ से भी बचकर आगे निकल जाते हैं आपकी छोटी आंत बड़ी आंत में, है ना। हल्के फुल्के जो बैक्टीरिया हैं वो आपके माउथ में किल हो जाते हैं, लार में। जो थोड़े स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया हैं उनको HCl कर देता है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो आगे निकल जाते हैं। बताइए, बाइल जूस तो हमारा लीवर बनाता है, और वो लीवर जो बाइल जूस बनाता है वो बनाकर हमारे खाने में मिक्स कर देता है। जब आमाशय से खाना निकलेगा ना, छोटी आंत की तरफ जाएगा, तो छोटी आंत में उसमें क्या मिक्स हो जाएगा, बाइल जूस। और बाइल जूस जो है वो क्या करता है, बैलेंस करता है। अभी आप देख रहे हो HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, pH वैल्यू 1 है। आमाशय में तो है तब तक तो चलो ठीक है, लेकिन जैसे आमाशय से निकलेगा ना तो छोटी आंत की दीवारें जल जाएंगी अगर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे आमाशय से खाना आगे निकलेगा ना, तुरंत उसमें क्या मिक्स हो जाएगा, बाइल जूस मिक्स हो जाएगा लीवर के द्वारा। और एक और जूस मिक्स होता है, पेनक्रियाज, सुना हो तो आपने, अग्नाशय होता है, पेनक्रियाटिक जूस। ये जो दोनों जूस इसलिए मिक्स होते हैं क्योंकि ये कैसे होते हैं, अक्षारीय होते हैं। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए सुनो। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही क्या। हमने कहा देखो, आमाशय में सुनिए, आमाशय में कौन सा जूस बन रहा है, गैस्ट्रिक जूस। ये बहुत ज्यादा क्या है, अम्लीय है, अम्ल। ये बात तो सभी को बताओगे ना, अगर अम्ल है बहुत ज्यादा तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, बेस। और अगर कोई चीज बेस है उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए होगी, एसिड। ये चीज तो पता है आपको। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये आगे निकलेगा ना, खाना छोटी आंत में जाएगा, तो छोटी आंत में कुछ तो ऐसा बेस डालना पड़ेगा जिससे कि चीजें क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग आगे छोटी आंत में जाएगा। आमाशय के तो पास तो चलो ये झिल्ली है जो उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, छोटी आंत के पास तो ऐसी कोई झिल्ली नहीं है।
तो उसके लिए फिर क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ बेस डालना पड़ेगा, और वो बाइल जूस जो इन्होंने बोला है वो बेस ही है, वो भी हम पढ़ेंगे। आमाशय से निकलने तो खाना छोटी आंत में जाएगा तो मैं लिखवाऊंगी आपको। फिलहाल आप क्या लिख रहे हैं, अगर ये एसिड ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, बनने लग जाए, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एसिडिटी होती है तो आप जब मेडिसिन लेते हैं ना, जैसे आपने बोला इनो बोलते हो, तो इनो जैसे और भी तो ले सकते हैं, जरूर थोड़ी ना इनो ही लो, और भी ले सकते हैं, है ना। हाँ, गैसोफास और जो ये पेट सफा जो भी आप बोल रहे चूरन लेते हैं, या कोई टेबलेट्स लेते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और बोलते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो एक गोली दे देता है आपको, वो खाने से भी आराम रहता है। तो जो भी आप लेते हैं, चाहे वो नींबू पानी कुछ भी लेते हैं, तो वो बेसिकली किसका काम करता है, बेस का। लेकिन हाँ, यस, एंट एसिड्स बोलते हैं एसिडिटी को, मैं बोल रही हूँ एंट एसिड्स क्या होते हैं, सुनिए। एसिडिटी के प्रभाव को कम करने की जो दवा होती है उसको बोलते हैं प्रति अमल। एंटासिड्स क्या होते हैं, अमल के प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, कंधे से हाथ हटाएं, ये रेड टी शर्ट। HCl की मात्रा ज्यादा हो जाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और एसिडिटी को कम करने के लिए क्या होता है बताइए, एंटासिड्स ली जाती हैं, प्रति अमल लिए जाते हैं। और ये एंटासिड्स के एग्जाम्पल्स हैं जितने भी हैं, आप इनो कह रहे हो या जो भी कह रहे हो ना, ये सभी इसी के एग्जाम्पल्स। लेकिन इन एंटासिड्स में क्या होगा बताओ, एसिड होगा बेस होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप एसिडिटी को कम करना चाहते हैं तो आपको क्या डालना पड़ेगा इसमें, बेस। और बेस भी कौन सा होगा, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली कौन सा क्षार, कौन सा बेस यूज किया जाता है जो एसिडिटी को ठीक करने में हेल्पफुल होता है, चाहे वो इनो हो या कोई भी दवाई, उसमें जो बेस होता है वो कौन सा होता है। हाँ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, MgOH का ट्वाइस। क्या है ये, इसको हम बोलते हैं, वैसे इसका नॉर्मल नेम क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो हिंदी में भी सेम नाम है, लिख लोगे क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सब होते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी में जो मैक्सिमम यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसीलिए आपको मैंने सिर्फ ये वाला लिखवाया है। होते तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में और भी यूज होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है वो ये। क्यों, क्योंकि इससे इसको कॉमन नाम भी दिया गया इसका, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो क्या बोलते हैं आप इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आप जो भी कंफ्यूजन हो रही है किसी को, तो मैं एक बार सारी बातें रिपीट करूंगी दोबारा से, टेंशन ना ले। मैग्नीशिया का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस नाम से भी जाना जाता है इसको। तो कई बार इसका ये नाम देके फॉर्मूला पूछ लेते हैं, फॉर्मूला देके ये नाम पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कौन सा बेस होता है, तो ऑप्शन में या तो ये मिल सकता है, ये या ये, तीनों एक ही मतलब है इनके। मैं रिपीट करूँ एक बार, जिसको समझ नहीं आया, हाँ जी, स्लो, स्पीड ज्यादा हो रही है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ ये सारी बातें धीरे धीरे, एक बार जिनको नहीं समझ में सुन लो, जिनको आगे वो लिख लेना। हमने कहा हमारे अमाशय में एक एसिड बनता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या नाम है उसका बताइए। आपने देखा ना, ये एंजाइम्स तो बनते ही हैं, लेकिन इन एंजाइम्स के अलावा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, इसी की वजह से इस स्टमक की पीएच वैल्यू क्या है, इतनी कम है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। लगभग ये तेजाब होता है ना, तेजाब किसको कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। सुना है आपने H2SO4, नहीं सुना तो केमिस्ट्री में आप सुनोगे एसिड बेस वाले चैप्टर में। तो लगभग तेजाब जितना ही सिमिलर सिमिलर सा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, हाँ जी। उसका पीएच 0 से 1 के बीच में रहता है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, सुनो, सामने देखे, HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जब इतना स्ट्रॉन्ग है तो अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब एसिडिटी हो जाती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, कोई ना कोई मेडिसिन, चाहे वो इनो ले, कोई दवाई ले, कुछ भी लें, तो जो भी हम चीज लेते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एंटासिड्स कहते हैं। जैसे आपको फीवर हो जाता है तो आप दवाई लेते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक लेते हैं। अच्छा, किसी को सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो जहर फैल जाता है बॉडी में, तो जहर के असर को कम करने की दवा को क्या कहते हैं, वो दवा जो जहर के असर को कम करती है, एंटीविनोम, एंटीडोट भी हो सकता है, एंटीविनोम। एंटीविनोम क्या होता है, जो जहर के असर को कम करने की दवा होती है। जैसे जहर के असर को कम करने की दवा को एंटीविनोम कहते हैं, ऐसे ही अम्ल के यानी कि एसिड के असर को कम करने की दवा को आप क्या कहते हैं, एंटासिड्स कहते हैं। प्रॉब्लम हो रही है कि कोई समझ में आ रहा है सभी को। और इस एंटासिड्स में क्या यूज होगा, सीधी सी बात है, एसिड को कम करना है तो बेस ही तो यूज करेंगे ना, जो उसके अपोजिट होगा। हाँ जी,
अब एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है। तो आप में से कोई ऐसा है महान दिग्गज ज्ञान वाला इंसान जो ये आंसर दे सके? अभी जैसे इन्होंने बहुत अच्छी बात इन्होंने पकड़ी है कि नींबू तो खुद में एक एसिड है, नींबू में तो बहुत एसिड होता है, लेकिन हम एसिडिटी को कम करने के लिए नींबू पानी ही पीते हैं। अच्छा, अब ये घिसा पिटा आंसर मत देना, लोहे को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी मारती है, इसलिए एसिड का एसिड, ये वाला आंसर नहीं चाहिए। लॉजिकल आंसर है तो बताइए। काफी अच्छा इन्होंने क्वेश्चन दिया। H2O, एग्जैक्ट, हाँ तो वो तो मिक्स होगा, नींबू पानी है तो नींबू में H2O तो मिक्स हो रहा है, फिर बेस बन जाता है। एग्जैक्टली, नींबू अगर सिंपल है तो एसिड की फॉर्म में करेगा, लेकिन जब पानी में मिक्स कर देते हैं तो वो एक बेस का काम करता है, क्योंकि बेस, यस, डाइल्यूट होता है। बेस क्या करता है, आप ये अभी मैं बोलूंगी तो आधों को समझ नहीं आएगा। OH नेगेटिव आइंस देते हैं और एसिड H पॉजिटिव देते हैं, तो नींबू पानी में OH नेगेटिव बनेगा, तो जो जितना जल्दी OH नेगेटिव देगा वो बेस कहलाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो केमिस्ट्री की बातें हैं ये, वहीं केमिस्ट्री तक ही रहने देते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है किसी का? बोलिए। H2O क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल से क्या होता है? ऑब्वियसली एसिड होता है, बियर है, अल्कोहल है, ये सब एसिड होते हैं, लगभग 4 से लेके 5 के आसपास पीएच वाले होते हैं, एसिडिक होते हैं। उल्टी क्या तो हुए हैं, ज्यादा ले लेते हो तभी तो होती है उल्टी। थोड़ी बहुत लोग अगर लिटिल लिटिल थोड़ी थोड़ी लोगे फिर उल्टी आने का केस नहीं होगा। एक्सपीरियंस तो बहुत लगता है आपको, है ना। और ये भी डिपेंड करता है आप ले कौन, पौआ पी रहे हैं, माल्टा ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं। ब्रांड भी तो होनी चाहिए ना, कोई ब्रांड ना हो तो फिर उल्टियां ही आएंगी उससे, एक ब्रांडेड लेनी चाहिए प्रॉपर, लिमिटेड अमाउंट में। चले, कम टू द पॉइंट। ऐसे क्या उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है मैं ठेके के बाहर खड़े रहते हो, बेवड़ी लगा रखे क्या? सुनिए, ये सब जो बातें करें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, इसको कंप्लीट करना है आज हमने थोड़ा सा। आज इस खाने को वेस्ट को बाहर निकालना है। टाइम हमारे पास कितना है? 20 मिनट है, फटाफट से, छोटी हाथ बड़ी हाथ मेरे को लगता नहीं। चले आगे, लिख रहे हो? हाँ जी, 1 मिनट बाकी, चुप रहे प्लीज, इनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, न्यूट्रल कर देगा, हाँ, एसिडिटी कम हो जाएगी, हाँ। हाँ, यही तो रीजन होता है, यही पूछ रहे हो ना आप। वो एसिड बढ़ गया, बेस दे दिया हमने मेडिसिन में, तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यही तो क्वेश्चन था आपका। बताइए, बेस का नाम आपको याद रखना है, कौन सा बेस है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसी को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कोई और क्वेश्चन है आपका? स्ट्रॉन्ग लेंगे ना, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तभी तो एसिड को उतना जल्दी वो करेगा ना। चलेंगे आगे, फटाफट से हेडिंग डालेंगे छोटी हाथ, और हेडिंग क्या डालेंगे? दोनों तरफ डिफरेंस डालेंगे। बस भाई आवाज न आए, 15 मिनट में चाहती हूँ कि हम बिल्कुल साइलेंस हो गए, सारा कंप्लीट जो है वो करें इस चैप्टर को। हाँ चलिए, एक तरफ हम लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको आप कहते हैं छोटी आंत, और दूसरी साइड आप लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। बस ये लास्ट 15 मिनट का ही काम रह गया आपका, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अब आवाज ना आए प्लीज किसी की भी। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि छोटी आंत को छोटी बेशक कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसकी लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। तो छोटी आंत की लंबाई कोई बता सकता है कितनी होती है? 6 मीटर, 7.5 मीटर। और इसकी लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसको छोटी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? कम होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है। तो लंबाई कितनी होती है? आप लिखेंगे 5 to 7 मीटर, लगभग 5 से 7 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है अराउंड, लगभग सिर्फ 1 इंच के आसपास होती है, पूरी की पूरी इसकी जो चौड़ाई होती है अराउंड 1 इंच, तो 1 इंच इसकी जो है चौड़ाई होती है। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है? लेंथ जो होती है इसकी वो क्या होती है? कम होती है। और इसकी जो कम लेंथ है वो कितनी होगी आपके हिसाब से, बताओ? 1.5 मीटर। और चौड़ाई वो तो ज्यादा होती है चौड़ाई, तो फिर वो कितनी होती है? ये तो 1.5 मीटर से लेके 2 मीटर के आसपास होती है, लेकिन चौड़ाई इसकी लगभग कितनी होती है? अराउंड
चौड़ाई जो इसकी होती है वो होती है 2 से लेके 2.5 इंच के आसपास। ये 1 इंच है लगभग, तो ये कितनी होती है 2 to 2.5। छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है लेकिन चौड़ाई कम होती है, और उसकी अपोजिट होता है। आपने देखा पिछली क्लास में लिखा छोटी आंत के कितने भाग होते हैं 3। छोटी आंत का सबसे पहले भाग का नाम बताओ क्या होता है। हाँ जी, बड़े आंत की 1.5 आएगा यहाँ पे, 1.5, 1.5 मीटर से 2 मीटर के आसपास, 1.5 से 2 मीटर। इसका पहले वाले भाग का नाम लिखो। पहले छोटी आंत को कंप्लीट करेंगे, ड्यूडेनम, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहणी। ग्रहणी। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट क्या कहलाता है, ड्यूडेनम। बताइए, इसमें भी कंफ्यूजन है क्या किसी को? लास्ट में छोटी आंत और बड़ी आंत में जो बेसिक डिफरेंस है वो देखा हमने। अब हम पहले छोटी आंत के तीनों भाग पढ़ेंगे, फिर बड़ी आंत के 3 भाग हैं वो पढ़ेंगे। इन तीनों के नाम तो मैंने लिखवाई देते आपको, इसके भी 3 भाग कौन से थे, उसके भी 3 भाग कौन से थे, लेकिन अब एक एक करके इनके काम और जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो आपने छोटी आंत में, आवाज आ रही है भाई, छोटी आंत में सबसे पहले भाग का नाम क्या लिखा था बताइए, ड्यूडेनम। हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रहणी। इसमें सबसे पहली लाइन लिखे, मैं बोल रही हूँ आप लिखोगे। यहां पर हिंदी में बोल रही हूँ मैं पहले, यहां पर खाने का पूरा पाचन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का जो है कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर खाने का पूरा पाचन हो जाता है, कंप्लीट फूड डाइजेशन या कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जितना खाने ने पचना है ना, यहीं तक कंप्लीट पच जाएगा, इसके आगे कहीं भी खाने का कोई पाचन नहीं होगा, कंप्लीट यहाँ पर खत्म हो जाता है पाचन। और आप सभी इतनी बात तो जानते हैं कि हम खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना पचाने के लिए नहीं खाते हैं, उस खाने से काम की चीजें भी तो रखेगी ना बॉडी, तो वो भी करें। पहला पॉइंट लिख लिया आपने, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ग्रहणी में ही, इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। बोल रहे लिख लोगे ना, या मैं लिख के दूं, कर लोगे? इसी के अंदर ही दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट आपने लिखा कि खाने का कंप्लीट पाचन हो जाता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। इस पे लिख दूं फर्स्ट पॉइंट, यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है। हाँ जी, 3 भाग है ना छोटी आंत के, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यही है। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है, खाने का पूरा पाचन हो जाता है यहाँ पर। सेकंड हमने लिखा कि ये छोटी आंत का सबसे छोटा भाग होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल एसआई। एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, कभी सोचो सिंपल इंटरेस्ट है। तीसरा पॉइंट, अभी इन्होंने इनमें से किसी ने पूछा, लीवर जो है वो एक जूस बनाता है जिसे आप क्या बोलते हैं, बाइल जूस। और वो बाइल जूस जो है वो खाने में मिक्स होता है, लेकिन कहाँ मिक्स होता है, तो यहीं पर होता है, ग्रहणी, छोटी आंत के इसी भाग में होता है। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, लीवर के द्वारा, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। यहाँ पर लीवर के द्वारा बनाया गया बाइल जूस, बाइल जूस बोले तो पित्तरस, यहाँ पर लीवर के द्वारा बनाया गया बाइल जूस खाने में मिक्स होता है। खाने में कौन सा जूस मिक्स होता है, बाइल जूस, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा। ठीक है, लिख ली इतनी बात है आपने। खाने में जो बाइल जूस है वो कहाँ मिक्स होता है, तो ड्यूडेनम में होता है। बाइल जूस बनाता कौन है, लीवर बनाता। ये वसा का, फैट का डाइजेशन करता है। बाइल जूस के अंदर मेनली जो आता है ना, वो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। अभी लिखवाएंगे इनकी पीएच वैल्यू भी। दूसरा एक और जूस मिक्स होता है, यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसका। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा क्या, आ रहा है समझ में? एक और यहाँ पे पार्ट है आपकी बॉडी का जिसको आप पेनक्रियाज कहते हैं। पत्ती नुमा संरचना होती है, जैसे लीफ होती है ना पत्ती, वैसी सी स्ट्रक्चर होती है इसकी। हिंदी में आप इसे अग्नाशय कहते हैं। ये वही वाला पार्ट है जो अगर इसमें प्रॉब्लम, यही वो हार्मोन बनाता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। सुना है नाम आपने? इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिनको शुगर होता है, डायबिटीज होती है, तो वो इंसुलिन यही बनाता है।
अगर ये बना रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं बना रहा है ना तो फिर उसको क्या हो जाता है, शुगर, डायबिटीज हो जाता है। और वो डायबिटीज होता है तो उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं क्योंकि ये बना नहीं पा रहा है ना। ये अलग से बातें वहां पर करेंगे। फिलहाल ये एक जूस बनाता है पेनक्रियास, वो जूस का नाम क्या होता है, पेनक्रिएटिक जूस। अग्नाशय के द्वारा बनाया गया अग्नाशयी रस खाने में यहीं पर मिक्स होता है। पेनक्रियास के द्वारा बनाया गया पेनक्रिएटिक जूस खाने में मिक्स होता है। वो भी कहाँ पर मिक्स होता है, इसी ड्यूडेनम में होता है। अग्नाशय के द्वारा बनाया गया अग्नाशयी रस खाने में यही मिक्स होता है। बताइए, तीनों चारों पॉइंट समझ में आपको? दो जूसेस मिक्स हो रहे हैं, एक लीवर बना रहा है, एक पेनक्रियास बना रहा है, और एक ये छोटी आंत का सबसे छोटा पार्ट है। और ये सब मिक्स होने के बाद यहाँ पे खाना पूरी तरह से पच जाएगा। अगर इतनी बातें लिख ली हैं, समझ ली हैं, तो ये और देख लो, ये दोनों जूस जो है ना, जो बना रहे हैं, लीवर बना रहा है और पेनक्रियास बना रहा है, ये दोनों जूस जो होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक होते हैं, अक्षारीय होते हैं। क्योंकि अभी भी तो इतना सारा एसिड मिक्स हुआ था, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो ये बेसिक तो होते हैं। फिर इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, इसकी पीएच वैल्यू 8 से लेके 8.5 के बीच में रहेगी। 8 से लेके 8.5 के बीच में रहते हैं इन दोनों जूस की ही पीएच वैल्यू। और अगर ये 8 या 8.5 है तो इसका मतलब वैल्यू 7 से ऊपर है। 7 से ऊपर है तो ये क्या होंगे, बेस, अक्षार होंगे। और अक्षार तो बनना जरूरी भी है क्योंकि एसिड अभी आ रहा है ऊपर आमाशय में से, तो जब एसिड आ रहा है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या बन रहा है, बेस। ठीक है, बताइए, इतना लेवल तो हमें करना ही चाहिए, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। अगर इससे कम अगर आप सोच रहे हैं फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो नहीं कर पाओ। इतना तो नॉर्मल है। कहते हैं 10th लेवल का आता है, कह देते हैं, लेकिन वो जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो अपनी मर्जी से देते हैं, फिर वो फिर बढ़ा के देते हैं थोड़ा थोड़ा लेवल। तो जब वो बढ़ा के दें उससे पहले ही आप उससे ऊपर का लेवल करके जाओ तैयार, तो फिर आपको टेंशन ही ना रहे, नीचे वाले जितने भी सिंपल क्वेश्चन आएंगे वो आप कर ही लोगे। नहीं, उतना ही कराएं सिर्फ 10th लेवल तक का, इससे बल्कि एक्स्ट्रा ही करो। इससे एक्स्ट्रा तो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हो सकता है। हाँ जी, किसका, ये रस किसका पाचन करता है, ये बेसिकली सारे जैसे पेप्सिन, ये जो बनता है ना एंजाइम, उसमें आपने देखा आमाशय में, इसमें ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंजाइम बनते हैं। जो भी सुनो क्लास, आमाशय से पचकर जब आ गया खाना, अब जो भी बचा खुचा है ना, वो सब ये जूस क्या कर देंगे, उसको मिक्स करके सारे के सारे का पाचन कर देंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये मेनली इसके अंदर फैट को डाइजेस्ट करता है, इसमें मेनली प्रोटीन को पचाने के एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन किससे बना होता है, कोई बता सकता है? अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और अमीनो अम्ल में बदल देता है इस जूस में जो एंजाइम होते हैं वो। आप कुछ पूछ रहे थे, ड्यूडेनम, हाँ। ये छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत, उसको 3 भागों में बांटा है। छोटी आंत का पहले वाला भाग है ये। हाँ जी, अच्छा ये क्वेश्चन बताएंगे कितने नंबर की आती है, बैठो। अच्छा, इसी हिसाब से आप वैल्यू देंगे इसको, कितने नंबर की आती है तो उसी हिसाब से वैल्यू दें। बायो बायो अगर हम बात करें साइंस की, तो सीजीएल में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। टोटल साइंस की होती है, इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ मिला 7 क्वेश्चन है। मतलब उसमें जो दिया हुआ है ना मेंशन, जिस तरह से मेंस में भी आती है, मेंस में भी आने लगे अब तो जीएस, और उसमें भी बायो के 2, 3, 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4, 3 क्वेश्चन है मान लीजिए, बायो के 4 हैं। जितनी सुनेंगे तो बताऊंगी ना, जितनी फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर आती है ना, उतनी के लिए बायो की वेटेज है। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि बायो की वेटेज है तो बायो को पढ़ो, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स को आप छोड़ दो, केमिस्ट्री को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे एक भी क्वेश्चन आना है ना, तो आप उस एक क्वेश्चन के लिए भी आपको पूरी मेहनत करनी है। चाहे उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स ले लो आप, इकोनॉमिक्स से एक आधा क्वेश्चन आता है, एक आधा जीएसटी से आ गया, नेशनल इनकम से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सब्जेक्ट को छोड़ के जाओ। क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपने सोचा इसको क्या पढ़े, एक क्वेश्चन के लिए आपने छोड़ दिया, उसको छोड़ने का मतलब है अपने आप ही आपने कदम पीछे ले लिया। एक क्वेश्चन तो आपने खुद ही नहीं पढ़ के ही नहीं गए, तो फिर क्या आएगा। और जब एक कदम पीछे लिया, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर से तो आप गए, और 2 नंबर से आप पीछे हुए, तो आप बहुत सारे बच्चों से बैक हो गए हो। एक एक 2 नंबरों में तो बहुत हजारों बच्चे आ जाते हैं जिनसे पीछे हो जाओगे आप। और जब पीछे हो गए तो फिर आगे फिर पोस्ट की आप उम्मीद कैसे कर रहे हो। ठीक है, कंपटीशन बहुत है,
आप इस चीज में मत रहो कि सिर्फ आप ही हो, ये दो दो बैच हैं जिसमें तैयारी कर रहे हैं बच्चे, बहुत है। मैं हिसार जाती हूँ, वहाँ पे इतने बैचेस बने हुए हैं, इतनी दुनिया भर के एकेडमीज हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। ये तो सिर्फ हिसार और यहाँ की बात है, इसके अलावा और भी हरियाणा में 22 जिले हैं, तो ऐसा नहीं हर जिले में ही होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो और सिर्फ सारे ही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कुछ लाइब्रेरी भी कर रहे हैं, कुछ आपकी तरह भी, कुछ सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। और सिर्फ हरियाणा में ही तैयारी थोड़ी ना कर रहे हैं, दिल्ली में आधे से ज़्यादा जो है हब वो दिल्ली में है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और एक सिर्फ आप ही नहीं हो, कुछ 200-400-500 जने हैं भाई, यही इनके बीच में कंपटीशन है। करोड़ों, लाखों भी नहीं बोलूंगी अब तो मैं, करोड़ों बच्चों के बीच में कंपटीशन है। और अगर आप चाहते हैं कि आप उन करोड़ों में से निकाल कर आपको सिलेक्शन दें, जॉब दें, तो कुछ तो खास बात होनी चाहिए आपके अंदर। समझ में आ रहा है? और वो खास बात ये नहीं कि आप दिखने में कैसे हैं या बोलने में कैसे हैं, खास बात आपके पेपर से पता चलेगा, पेपर में आप क्या गुल खिला कर आए हैं। ठीक है, ये सारी बातें करवा के आपने भ्रमित करवा दिया है और अब ये टॉपिक आपका आधा रह जाएगा। यही आप चाहते थे, आपका मेन मुद्दा ये था। अब ये खाना आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा अगर ये आगे नहीं बढ़ा तो। लिख लिए गए आपने, छोटे हाथ को तो कंप्लीट करेंगे। जेजुनम के बारे में तो कोई क्वेश्चन है नहीं, तो छोटा सा पार्ट होता है। थर्ड जो इसका पार्ट है वो क्या है आपका? इलियम। जेजुनम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। जेजुनम का ना हिंदी में आपने जेजुनम के अलावा और भी कोई नाम लिखा था क्या इसका? हिंदी में जेजुनम के अलावा इसको मध्यांत्र भी कहा जाता है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इलियम। इलियम, इलियम का भी एक और नाम है शेषांत्र बोलते हैं इसको। लेकिन इलियम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो इसमें पॉइंट लिखेंगे इलियम में। ये तो समझ में आ रहा है हम क्या करें। छोटे हाथ के कितने भाग हैं? 3। सबसे पहला भाग जो आपने पढ़ा वो क्या था? ड्यूडेनम। दूसरा कौन सा है? जेजुनम। और तीसरा पार्ट कौन सा है? अब आपने ये तो बात लिख ली कि खाने का पाचन तो हो चुका है, कहां पर कंप्लीट हुआ है? ड्यूडेनम में। अब पाचन तो होना नहीं, अब क्या करेंगे? पहले तो इसमें लिखेंगे यह छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा था? ड्यूडेनम। और सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? इलियम। छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है इलियम। ठीक है, ठीक है। और ये जो इलियम है इसका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। ये अवशोषित करता है, सोखता है। किसको एब्जॉर्प्शन करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये लिखेंगे इसका मुख्य कार्य है खाने में। लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसका हिंदी में जो लिख रहे हैं, इसका मुख्य कार्य है खाने में जरूरी के पोषक तत्वों को अवशोषित करना होता है। खाने में जितने भी पोषक तत्व है ना उनको अवशोषित करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सोखता है। खाना पच तो गया है ठीक है, लेकिन अब इसमें काम की चीजें बॉडी रखेगी भी तो सही। जितना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब कुछ पचाया है तो उसको बॉडी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देती है उसको? ब्लड में। छोटी आंत में ना एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, जिसकी भी आवाज आ रही है। एक और पॉइंट आपका क्या है? देखो जो छोटी आंत होती है ना, जिसमें लास्ट वाला पार्ट है जिसको आप क्या कह रहे हैं? इलियम। इलियम के अंदर ना इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाई जाते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं? विलयी। विलयी नाम एक दो बार आया है। छोटी आंत में इलियम वाले भाग में विलयी टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इनकी वजह से ही ये अवशोषण कर पाते हैं, सोख पाते हैं। ये सोखने का काम करते हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से कर पाते हैं, जिसको हम विलयी नाम से जानते हैं। तो कई बार आता है विलयी किसका हिस्सा है, तो विलयी छोटी आंत का हिस्सा है। और छोटी आंत में भी किसका हिस्सा है? इलियम का हिस्सा है। नहीं समझ में आ रहा क्या? एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। हाँ नहीं, टाइम देखते हैं, फिर अगली क्लास में दिखा देंगे। बड़ी आंत तो हो ही नहीं पाएगा अभी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अब जो लिख रहे हैं सुने। हमने कहा कि इलियम जो है, इलियम छोटी आंत का तीसरा भाग है और सबसे बड़ा भाग है। हमने कहा कि इलियम का मेन काम क्या होता है? पोषक तत्वों को सोखने का काम होता है, एब्जॉर्ब करने का। और जहां पे सोखने का काम होगा ना, आपने कहा था ना शुरू में पहली क्लास में 18 से 20 घंटे लगते हैं, तो इतनी देर, इतने घंटे तो ये छोटी आंत में धीरे 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 चलता रहता है खाना। और उसमें से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, सोखने का काम होता रहता है। जहां पे सोखने का काम होता है वहां पे किस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है? इस तरह की। और इनको हम क्या कहते हैं? विलयी।
इलियम में विलयी टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इलियम वाले भाग में पाई जाती है। और इलियम किसका हिस्सा है, छोटी आंत का, तो विलयी भी किसका हिस्सा हो जाएगा, छोटी आंत। विलयी शब्द ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए विलयी वर्ड वर्ड लिखना है आपको। विलयी है क्या, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं छोटी आंत में जो सोखने के लिए काम हेल्पफुल होती हैं। अगर इस समझ में आया है तो मुझे बताओ ये क्या क्या सोखेंगे, सारे पोषक तत्वों को सोख लेंगे सिवाय किसके, पानी के, वाटर के। पानी को नहीं सोखते हैं ये, पानी को छोड़कर बाकी सारी काम की चीजें क्या कर लेंगी, ये एब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है, अब खाना कहाँ एंटर करेगा आपका, बड़ी आंत में। खाना क्या, अब तो वेस्ट ही एक तरीके से, पानी है उसमें तो मेन, तब वो बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत में क्या होगा, फिर ये तो हम देखेंगे अगले एपिसोड। अगले एपिसोड एक बार यहाँ तक का सारा पढ़ के आना, मैं पहले पूरा सारा का सारा रिवाइज कराऊंगी, पूछूंगी आपसे, उसके बाद फिर हम बड़ी आंत का 10-15 मिनट का जो रहेगा वो करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए। हाँ जी, नहीं, ठीक है।